हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता रखते हैं उन्हीं को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार अगर बात करें तो महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, या उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार अगर बात करें तो इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी भारत के किसी भी न्यायालय में इन्हें सुनवाई का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार अगर बात करें तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। अनुच्छेद 88 के तहत अगर बात करें तो भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के दौरान सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार अगर बात करें तो वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार अगर बात करें तो वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अनुच्छेद 148(1) के प्रावधान के अनुसार अगर बात करें तो भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और अपने पद पर या पद से केवल उसी रीति या आधारों से हटाए जाएंगे जिस रीति या आधार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके विरुद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित करके इसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार अगर बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के बाद भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र ये नहीं होगा। यानी आर्टिकल 148(4) के अनुसार अगर बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं अपने पद पर अगर वो नहीं रहते हैं, पद से हट जाते हैं, तो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी मतलब कि और पद का ये पात्र नहीं होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो भी पहले हो या तो 6 वर्ष का होगा या उनकी उम्र 65 वर्ष तक हो जाना चाहिए। यानी 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, या 65 वर्ष का उम्र पूरा नहीं होता है तो 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल को ये मतलब कि करेंगे। देखिए, इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है।
अनुच्छेद 151(1) के अनुसार अगर बात करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार अगर बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों को जो है अधिनियम 1971 के तहत प्रभावी बनाया गया है, प्रभावी ज्यादा कर दिया गया है। इस अधिनियम के धारा 3 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर जो है वेतन दिया जाता है। तो इस अधिनियम के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 है, इस अधिनियम के धारा 3 के अनुसार अगर बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर जो है वेतन दिया जाता है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से जो है लेखा को अलग करके संशोधित किया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको जो है संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, सलाह देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन जो है परामर्श देता है? याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए। देखिए, अगर बात करें तो अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसके बाद सेकंड, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी, डी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। 4 नंबर है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेम प्रश्न सेम जवाब, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? सही जवाब है महान्यायवादी को, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? विधि अधिकारी के रूप में किसको जानते हैं? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है कौन? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है, परामर्शदाता तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। 8 नंबर है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है भारत सरकार के, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा?
निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो महान्यायवादी को, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। महान्याय अभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान्यायवादी के संदर्भ में दो कथन है, कौन सा कथन सही है? पहला, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल सही। दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इस प्रकार पहला कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 4 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को ही उसे पदच्युत करने का अधिकार है। इसी प्रकार कथन दूसरा सही नहीं है। 12 नंबर है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही, पहला सही है। दूसरा, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यह भी गलत है। यानी पहला दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत वोट नहीं दे सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, याद रखिएगा, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का भी अधिकार है। 13 नंबर है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, पहला है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा, यानी एलिजिबल होगा, बिल्कुल सही। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति अवधारित करते हैं। तो पहला सही है, केवल पहला, ऑप्शन ए। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान का अनुच्छेद 76(1) के अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। 14 नंबर है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आप एक बार देख लीजिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ना तो पहला नहीं दूसरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। राष्ट्रपति के द्वारा न केवल यह नियुक्त किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसलिए पहला कथन असत्य है, गलत है।
विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में तथा संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मत देने का अधिकार नहीं रखता है। अनुच्छेद 105(4) के अनुसार जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या किसी समिति में बोलने का या उसकी कार्यवाही में या भाग लेने का अधिकार है, उसके संबंध में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संबंधी उपबंध समान रूप से लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है या इस्तीफा देती है। दूसरा भी गलत है, पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का वोट करने का अधिकार नहीं है, जबकि सॉलिसिटर जनरल को संसद के बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए पहला कथन असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अगर देखा जाए तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है धारण करता है। हालांकि परंपरा के अनुसार सामान्यतः सरकार के यानी मंत्री परिषद के इस्तीफा देने पर महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वह उसी मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्त होता है और यह संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी क्या लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा के किसी समिति का यह सदस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या लोकसभा में बोल सकता है? बोल सकता है। क्या लोकसभा में मतदान कर सकता है? तो नहीं, मतदान करने का इस अधिकार नहीं दिया गया है। तो पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का उसे अधिकार है, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर वह मतदान देने का अधिकार जो है नहीं रखता है। 17 नंबर है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? किसे संसद के कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद के बैठक में कौन भाग ले सकता है? पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार किसको नहीं है? तो सही जवाब है, बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी मतलब कि सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? सही जवाब है अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, लेकिन प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है
और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसीलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहां उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। 23 नंबर है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, ए और सी दोनों सही है। 24, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है बताइए? ये कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। 25 नंबर है, भारत का सॉलिसिटर होता है। भारत का सॉलिसिटर होता है, तो सही जवाब है भारत का सॉलिसिटर होता है एक न्यायिक सलाहकार, बी ऑप्शन। 26 नंबर है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल, बी ऑप्शन, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। 27, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो महाधिवक्ता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है कौन है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो याद रखिएगा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। क्या यह सही है? तो देखिए पहला सही नहीं है। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। पहला दूसरा दोनों जो है सही नहीं है, डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा, इसीलिए पहला कथन गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, इसलिए दूसरा भी गलत है। प्रश्न संख्या 30, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। 31 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148, याद रखिएगा आर्टिकल 148। 32, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को, डी ऑप्शन। 33, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सेम प्रश्न सेम जवाब। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, डी ऑप्शन। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या है बताइए। सही जवाब हो जाएगा संविधान के द्वारा, बी ऑप्शन। 35 नंबर है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों कहां पर जो है सेवा शर्तें जो है कहां पर विनिर्दिष्ट है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट है? तो याद रखिएगा द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान में, भारत के संविधान के द्वितीय अनुसूची में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर इसके संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची के भाग यानी अंग यानी पार्ट ई में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें से संबंधित उपबंध विनिर्दिष्ट हैं। संविधान का अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि के द्वारा अवधारित करे, और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तब तक ऐसी होंगी जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, पारित किया गया है। अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसके अनुसार ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। 36 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने CAG के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या वह अधिकतम 65 वर्ष के उम्र तक जो है सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। 37 नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपने पद धारण कर सकते हैं? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक अपने पद को धारण कर सकते हैं? तो 6 वर्ष, सी ऑप्शन। 38 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यह कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, उनको पद से हटा नहीं सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के धारा 3 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर जो है वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्त के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। 39 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर है कथन ए। कथन ए कह रहे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करता है बल्कि औचित्य भी है। कारण उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में अगर बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करता है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। 41 है निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता? निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, यानी डी ऑप्शन। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित कर्तव्य हैं। क्या क्या ड्यूटीज है? पहला है कि वह केंद्र और राज्य सरकार को, जो केंद्र और राज्य सरकारें, इन राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय और लेन देन की लेखा परीक्षा करना। दूसरा, व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करना। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। वह सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत को वित्त और नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक और लेखा परीक्षक दोनों प्रकार का अधिकार रखता है। 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से दो कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह है, बिल्कुल सही। दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉकों के लेखाओं का लेखा परीक्षा करना और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार होगा, यानी बी ऑप्शन। पहला दूसरा दोनों सत्य है। 43 है लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है? महत्व क्या है आपको बताना है। देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कार्यालय का क्या महत्व है। इसमें अगर बात करें तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है क्या है? सही नहीं है। सॉरी, पहला, दूसरा सही है। कै की मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के द्वारा जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, दूसरा तो सही है। तीसरा भी सही है। कै के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया। चौथा गलत है। दूसरा और तीसरा सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां जो है प्रदान की गई है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। अन्य दोनों प्रश्नगत कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको है?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। सी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सी ऑप्शन। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान का अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियां वर्णित है। 46, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 149, डी ऑप्शन। 47 है, आपको सूची 1, सूची पी और सूची आर के साथ मिलान करना है। कै की नियुक्ति कौन किस अनुच्छेद के तहत होता है? कै की नियुक्ति अनुच्छेद 148। याद रखिएगा, कै के कर्तव्य और शक्तियों का जो वर्णन है अनुच्छेद 149। संघ के खातों का प्रपत्र संबंधी जो मतलब कि उपबंध है, इसका जो संबंध है बताइए। यानी संघ के खातों का प्रपत्र संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप जो है अनुच्छेद 150 के तहत, और ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत। यानी इसका सही जो जवाब हो जाएगा किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में। दोबारा से इसको आप देख सकते हैं। कै की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत, कै के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 149 में, संघ के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150 में, कै का ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151। 48 है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए अगर ऑप्शन देखा जाए तो सही ऑप्शन तो नहीं है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा, और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट 49। देखिए 49 है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है। पहला कथन है उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है। पहला स्टेटमेंट ही जो है सही नहीं है, तो दूसरा तीसरा बाकी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 6 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेश सभी वेतन भत्ते और पेंशन है, भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। इस प्रकार संसद में मतदान नहीं हो सकता, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 148 के खंड 1 के अनुसार कथन तीसरा सत्य है, जबकि खंड 4 के अनुसार कथन दूसरा भी सत्य है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, किसका? तो लोक लेखा समिति का ये मित्र और मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कै करते हैं, इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। 51 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की जो शक्ति है किसमें निहित होगी?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की जो शक्ति निहित होगी, याद रखिएगा, राष्ट्रपति में, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि के द्वारा अवधारित करे। संसद के द्वारा बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की धारा 5 के खंड 2 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू है। 52 है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक जो है सीमित रह गया। किस वर्ष? तो याद रखिएगा, सही जवाब है 1976। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की लेखा परीक्षा तक ही सीमित रह गया। 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों के द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक सेवा की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करता है। 53 है, 1971 का संशोधन जो है 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण से पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी की उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया कब? यह संशोधन कब किया गया? यह संशोधन याद रखिएगा 1976 में किया गया, बी ऑप्शन। 54 है, राज्यों की वित्तीय लेखाओं का परीक्षण कौन करता है? राज्यों की वित्तीय लेखाओं का परीक्षण करता है कौन? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं की समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 55 है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों के जो लोक निधि होते हैं, लोक निधियों से सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करता है। लोक निधि का इसे अभिभावक भी कहा जाता है। 56, भारत के सीएजी का कार्य करते हैं, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। सीएजी कार्य करते हैं क्या क्या, किस रूप में कार्य करते हैं? तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में, बी ऑप्शन। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा। उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। 57 है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कौन से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? किस नंबर पे? तो 14वें ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, याद रखिएगा। 58 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनका जो संबंध है किस संस्थान से? तो राज्यसभा से है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनका संबंध लोक लेखा समिति से है। भारत का महाधिवक्ता, इनका संबंध जो होता है उच्चतम न्यायालय से है। और भारत का महान्यायवादी का जो संबंध है लोकसभा की बैठक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवीजन आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, डी ऑप्शन। इसके बारे में अगर 2 लाइन देखा जाए तो याद रखिएगा, लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस जो होता है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वरीयता अनुक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और प्लीज चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।